आपका महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम कई अहम खबरों पर बात करने वाले हैं, लेकिन आज महाभारत में 3 कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से फोकस रहने वाला है, विस्तार से हम बात करने वाले हैं। और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि कौन सी और अहम खबरें हैं जिन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों की। दरअसल महाकुंभ को लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, लेकिन अब क्योंकि कल तीसरा अमृत स्नान है, इस वजह से अमृत स्नान को देखते हुए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और यह साफ कहा गया है कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बता दें आपको कि अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री भी संपर्क में है, तैयारियों को देख रहे हैं। वहीं बात दिल्ली चुनाव की भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए प्रचार की कमान खुद पीएम ने संभाल रखी है। तो आखिरी दौर में केजरीवाल भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बात करेंगे जेपीसी रिपोर्ट की, क्योंकि कल फोकस लोकसभा में पेश होने वाली जेपीसी रिपोर्ट पर होगा, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वक्फ की बढ़ती मनमानी पर लगाम लग सकेगी। तो आज इन महत्वपूर्ण खबरों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज जो सबसे पहले बात हम करेंगे वो करेंगे कि कैसे महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अमृत स्नान को लेकर लगातार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों से बात करने के साथ साथ मुख्यमंत्री उनको निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं बसंत पंचमी, क्योंकि तीसरा बड़ा अमृत स्नान है, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ऐसे में फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठकें की जा रही हैं, हर तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज में मौजूद रहकर तैयारियों को देख रहे हैं और अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसको देखते हुए बड़े अधिकारी भी ग्राउंड पर कैंप कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात की जा रही है कि कहीं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की तस्वीर सामने आई थी और जिस तरह से प्रशासन ने तुरंत जल्दी से लोगों को राहत पहुंचाई थी, वो ऐसे हालात ना बने, पहले से ही व्यवस्था बनी रहे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हुए लगातार तैयारियां देख रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे खुद मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हर एक जगह पर जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, बता दूं आपको, इसके पहले मुख्यमंत्री कई बार लगभग हर रोज या हर एक दिन छोड़कर एक दिन इसी तरीके से प्रयागराज में हवाई सर्वे कर रहे हैं। और केवल प्रयागराज में ही क्यों, क्योंकि प्रयागराज में स्नान के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में, काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या में भी तैयारियों को देखा था। लेकिन अभी यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे महाकुंभ में योगी ने खुद निरीक्षण किया है, बल्कि जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहां पर भी मुख्यमंत्री गए, अधिकारियों से हर स्थिति को समझा था कि ऐसे हालात क्या बने थे कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात बने। और अब ये बसंत पंचमी का कल स्नान है, उसको देखते हुए कैसे देखिए तमाम पांटून पुल खोल दिए गए हैं, वहां पर भी व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरे जिलों की पुलिस को भी बुला लिया गया है, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इन तैयारियों को देखते हुए लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से हालात 29 जनवरी को बने थे, उसके बाद जो प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाते हुए लोगों को राहत पहुंचाई थी, वो काबिले तारीफ है। और श्रद्धालु बार बार यही कह रहे हैं कि महाकुंभ है, ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें स्नान से हम ना छूते रह जाएं, इसीलिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सरकार प्रशासन की तैयारियों की तारीफ तो कर ही रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कुंभ में अमृत स्नान को लेकर अचूक प्लान क्या तैयार किया गया है। तीसरा अमृत स्नान है, उसमें क्या अचूक प्लान है ये देख लीजिए। कुंभ में वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अधिकारी खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, अगर कुछ भी होता है तो सीधे सीधे अधिकारियों से ही जवाब मांगा जाएगा। प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए हैं, कहीं कोई गाड़ी 3 फरवरी तक मेला क्षेत्र में नहीं जा सकती है। अभद्र व्यवहार करने वालों पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है, यानी जो प्रशासन की बात नहीं मानेगा, गलत व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। स्नान के लिए कम चलने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब तक ये कहा जाता श्रद्धालुओं की ओर से कि कई बार लोगों को बहुत लंबा चलना पड़ रहा था, वो भी व्यवस्था का ही हिस्सा था, उसको देखते हुए इस बार इंतजाम किए गए हैं।
भीड़ आमने सामने ना आ पाए, यानी जो लोग जाने वाले हैं स्नान करके और जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए वो आमने सामने ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी फोकस किया गया है जिससे कि शहर में जाम जैसे हालात ना बने। कुंभ में पार्किंग क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है। पहले कुछ गाड़ियों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन इस बार यानी तीसरे अमृत स्नान में पार्किंग की व्यवस्था को भी और चाक चौबंद कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है जिससे धूल मिट्टी उड़ने से जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो। कुंभ क्षेत्र में लाइटिंग की व्यवस्था उचित की गई है कि अगर आसपास कोई बैठा है, कोई आराम कर रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है तो लाइटिंग होने की वजह से लोग अपने आसपास बैठे सुस्ता रहे, आराम कर रहे लोगों को देख सके। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी है, जिन पर शक होगा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, यानी कहीं कोई लापरवाही ना हो इसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। और प्रशासन का यह कहना है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं महाकुंभ को लेकर और तीसरे अमृत स्नान को लेकर, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब देखिए कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में तीसरे स्नान से पहले डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल यानी बसंत पंचमी में दोपहर 2 बजे तक का ही मुहूर्त है स्नान का। तो ऐसे में आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। विवेक की रिपोर्ट देखिए। अभी हम खड़े हैं महाकुंभ क्षेत्र में और हमारे इस तरफ समुद्र मंथन द्वार है, लेकिन आप जो ट्रैफिक वन वे व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को, ये श्री श्री रविशंकर जो इस वक्त महाकुंभ में आए हैं और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सिर्फ जो अखाड़ा जिनका है, जिनका अखाड़े के महंत हैं, उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियां छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। जो साधु संत हैं, अगर वो बाइक से जा रहे हैं उनके पास पास होना चाहिए और वो सिर्फ अपने उन अखाड़ों तक ही जा पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जो इन्हें तैनात किया गया है और फोर्सेस जो है यहाँ पर लगातार लोगों को पीछे हटने का इशारा कर रही है कि अंदर नो व्हीकल जोन है, तो खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, सभी को सहायता भी दे रही है और बता भी रही है कि यहाँ किसी भी तरह से जो बाइक है या फिर किसी तरह की कोई गाड़ी है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। महंत, अगर जो भी अखाड़े के महंत हैं, सन्यासी हैं, उनके पास अगर पास है तभी उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी हालातों पर जो जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया, जिन पुलिस अधिकारियों का, और यहाँ पर देखिए ये महाराज जी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, तो उनका प्रवेश सिर्फ है और वो भी अखाड़ों तक, अखाड़े के आगे यानी कि स्नान तक ये नहीं जा पाएंगे, यानी इन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है, पैदल स्नान करना होगा। तो जो फोर्स है वो लगातार यहाँ से 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहीं से उन्हें पार्किंग की तरफ लौटना होगा और खासकर ऐसी जगह इंतजाम किया गया है और वहां पर देख पा रहे हैं वो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि नहीं आप उस तरफ जाएं। कितनी सुविधा मिल पा रही है? खूब आनंद मंगल हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे पुलिस से भी खूब सेवा में लगे हुए, इस बार बड़े उमंग और उत्साह से कार्य कर रहे हैं, संतों की खूब सेवा कर रहे हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन जो स्थिति बनी थी वैसे हालात दोबारा ना बने, उसको लेकर व्यवस्था तो पूरी है ही, लेकिन हर मुश्किल से निपटने की तैयारी भी है। हालांकि वैसे तो प्रशासन का दावा है कि कहीं कोई मुश्किल होगी नहीं, लेकिन वैसे हर मुश्किल से निपटने की तैयारी जरूर कर ली गई है। महाकुंभ में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं और वो इंतजाम लगातार देखी भी जा रहे हैं, श्रद्धालु भी लगातार ये बात कह रहे हैं इंतजाम हाईटेक है। आसमान से लेकर जल तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पहली बार रेडिएशन से बचाव की व्यवस्था भी की गई, उसके लिए क्या इंतजाम है ये भी आपको बता देती हूँ। केमिकल जाविक हमले से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमलों से निपटने के लिए हाईटेक टीमों की भी तैनाती की गई है। जरूरी उपकरणों के साथ टीमें मेला क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रही हैं। गंगा जल से लेकर सामानों से निकलने वाले रेडिएशन तक की जांच की जा रही है। समझ लीजिए कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए यानी कि रेडिएशन चेक करने के लिए भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग डीआरडीओ की मदद इसमें ली गई है। रेडिएशन को लेकर कई प्रकार की जांच की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ कई टीमें मिलकर इस पूरे काम को कर रही हैं। विशेष उपकरणों से लैस गाड़ी को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे कि रेडिएशन के अलावा
कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि उस पर नजर रखी जा सके। इस गाड़ी की मदद से रेडिएशन का तुरंत पता लगाया जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे पहले जानकारी मिल जाए तो कदम उठाए जा सके। कुंभ में अब तक कहीं भी रेडिएशन सामान्य स्तर से अधिक नहीं मिला है, यह सबसे अच्छी बात है और इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने खुद लगातार नजर बनाई हुई है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि किसी भी मेला क्षेत्र में यह पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि सामानों से निकलने वाले रेडिएशन को देखने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, प्रॉपर गाड़ियां तैनात की गई हैं। यानी कि तीसरा अमृत स्नान फलदायी होने के साथ साथ बेहद हाईटेक और सुरक्षित रहने वाला है। पहले जो थोड़ी बहुत गलतियां भूल चूक रह गई हो उनको भी इस तीसरे स्नान में पूरी तरीके से दूर कर लिया गया है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में रेडिएशन को समझने वाली गाड़ियों के अलावा क्या इंतजाम किए गए हैं और तीसरे अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के स्नान का महत्व क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ का दिव्य स्नान, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान, तीसरी परीक्षा अभेद्य सुरक्षा। सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग फिर से तैयार है तीसरे अमृत स्नान के लिए, जिसमें करीब 4 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे, जिसकी झलक महाकुंभ में दिखने लगी है। हादसे का दर्द सभी को है, लेकिन महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का खुद जायजा लिया। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सीएम योगी ने बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में तैनात अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। महाकुंभ में स्नान के लिए साधु संत पहुंचे हुए हैं। साधु संत भी सीएम योगी की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर महाकुंभ में व्यवस्थाएं पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं। महाकुंभ की अद्भुत छटा, यहाँ से सामाजिक समता का संदेश तो पहले से ही जा रहा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आने वाले यात्रियों को लेकर के कड़े तौर पर की गई है। उस दिन जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद सबक लिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई है। अब आने वाले दिनों में जो अमृत स्नान है, उन अमृत स्नानों को लेकर के व्यवस्थाएं और ज्यादा अत्यधिक बढ़ा दी गई है। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था जो है वो और ज्यादा अब डबल और ट्रिपल कर दी गई है। बसंत पंचमी का दिन भारतीय धर्म और संस्कृति में खास महत्व रखता है, क्योंकि इसे ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रशासन ने तो जल से लेकर आसमान तक नजर बनाई हुई है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं है और मुख्यमंत्री लगातार खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आपको चप्पे चप्पे से रिपोर्ट दिखा रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मेला क्षेत्र में लोगों को स्थान तक जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये तो आपको हमने दिखाया है। लेकिन अब संगम नोस पर कैसी व्यवस्था है और कैसी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, जो कि संगम पहुंचते हुए हमारे सहयोगी प्रियंका ने उस नाव से की है, जहां पर पूरी तैयारी आपको दिखाई गई है।
आपको अब जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की संगम घाट पर, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि अब मौका है बसंत पंचमी का, तीसरा अमृत स्नान है। नाव में भी संख्या देखिए, नाविक भी इंतजार कर रहे हैं और आसपास घाटों में भी लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और आपको बता दें 26 तारीख तक ये माना जा रहा है 45 करोड़ लोगों का, श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन इस भीड़ को काबू में करना है, सबकी यात्रा सही से रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए कैसे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है, वो भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये देखिए इधर से अगर तस्वीरें दिखाएं, ये बार बार कहा जा रहा है कि नोज घाट पर आने की जिद ना करें क्योंकि चारों ही तरफ गंगा का पानी कल कल बह रहा है। ये पवित्र जल, आप जिस भी जगह मौजूद है, आप डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी में वही फल मिलेगा, वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो नोज घाट पे होगी। तो किसी भी तरीके की अफवाह के शिकार ना हो और ऐसे में तमाम जो अनुशासन का पालन करना है, दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करना जरूरी होगा, तभी आपका अमृत स्नान फलीभूत हो पाएगा। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से भी अपील की गई है, अफवाहों से ही बचना है और किसी की बातों में नहीं आना है, एक एक करके आगे जाइए, सबको मौका मिलेगा कि सबकी यात्रा सुखद रहे। तो मुख्यमंत्री जो लोगों से अपील कर रहे हैं उसका असर लोगों में दिख भी रहा है। संगम नोज से हमने आपको दिखाया कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में बसंत पंचमी यानी तीसरे अमृत स्नान से पहले ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू होकर, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रद्धालु समझिए मुख्यमंत्री की अपील को कैसे समझ रहे हैं। श्रद्धालुओं का खुद कहना है कि केवल संगम नोज ही जगह नहीं है जहां पर स्नान आप कर सकते हैं, बल्कि जो अपील पिछले दिनों साधु संतों और खुद मुख्यमंत्री की ओर से की गई है उसको मानते हुए लोगों का कहना है कि जहां जगह मिले वहां पर स्नान करिए और हम भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना है श्रद्धालुओं का व्यवस्थाओं को लेकर और लोग संगम नोज पहुंचने की जिद ना करें, इस पर आम लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। कहीं भी पर भी स्नान करेंगे तो वो पानी हिमालय से ही आया है, गंगा यमुना सरस्वती जी सब नदियाँ एक ही है। तो हमारा यहाँ का जो सरकार है वो उसने बोला है यहीं पर जो भी घाट पे मिले वही आप स्नान, जो भी घाट पे चले जहां भी वही स्नान करे। भीड़ बढ़ा के परसों हादसा हुआ वैसे रोकने के लिए, परसों जो हादसा हुआ वो रोकने के लिए जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, कहीं भी इधर बहुत 19-20 घाट जो के उधर जिधर भी आप स्नान करेंगे वही आपको पुण्य मिलेगा। जरूरी है कि संगम नोज पर ही स्नान करें? नहीं, कहीं भी हम उस जल से स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। और हमारे यहाँ के सनातन जो महात्मा लोग हैं उनका भी निर्देश है कि कहीं भी हम स्नान करें उसका पुण्य का लाभ हम सबको प्राप्त हो। और लोग उनसे बात करते हैं। संगम नोज पर एक बड़ी भीड़ जो है वो बढ़ेगी स्नान करने के लिए और सभी लोग की चाहत है कि हम संगम नोज पे ही जाएं। तो क्या संगम नोज पे स्नान करना जरूरी है या फिर कहीं भी कहीं भी कर सकते हो? ये गंगा पवित्र गंगा है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बसंत पंचमी है कल और ऐसे में लोगों की भीड़ संगम की तरफ बढ़ेगी। तो संगम पर स्नान करना एक सवाल है कि क्या हम संगम पर स्नान करेंगे तभी पुण्य मिलेगा या जिस घाट पर स्नान करें वही अमृत स्नान? आप कहीं भी स्नान कर सकते हो, सब घाट में व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और पब्लिक जो है अब आराम से नहा रही है, हर घाट पे नहा रही है और अच्छा सा गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो समझिए अब लोग भी कह रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि संगम नोज पर जाने की जिद मत कीजिए, जहां जगह मिल रही है वहां स्नान कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जहां संगम हो रहा है, जहां मिलन हो रहा है मां गंगा, मां सरस्वती, मां यमुना का, वहीं पर आप जाएं जहां पर जगह मिलती है, क्योंकि सभी नदियां एक है, आप वहां पर स्नान कीजिए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने कुछ और संदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता देती हूं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सीधे यह संदेश दिया था 29 जनवरी को कि साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह इशारा मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था। 30 की मौत और कई लोग घायल हुए थे 29 जनवरी मौनी अमावस्या को जब भगदड़ मची थी। योगी ने साजिश की तरफ इशारा किया था और साजिश की तरफ इशारा करते हुए साफ कहा था कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुख्यमंत्री ने यह बात कल भी कही है। साथ ही सनातन विरोधियों को योगी ने साफ चेतावनी दी है कि संभल जाएं, सनातन का बाल तक बांका नहीं हो सकता है और जो लोग सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका खुद का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सनातन का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ये बात पहली बार नहीं, इसके पहले भी कहते रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद या फिर जो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां की गई हैं, बसंत पंचमी को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उस पर
लगातार राजनीति हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष केवल तैयार बैठा था कि कहीं कुछ भी होता है संगम क्षेत्र में, बस सीधे सीधे मुख्यमंत्री को घेरो, सरकार को घेरो, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करो और अफवाह फैलाओ। कैसे राजनीति हो रही है महाकुंभ को लेकर, बसंत पंचमी के स्थान को लेकर और 29 जनवरी को जो कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजाम में सरकार फेल हुई है। पैदल जाकर के हम लोगों ने स्नान किया है। ये अगर भ्रांति फैलाई जाए तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था है, पावन स्नान है और बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारी है, लेकिन हादसे का दर्द सभी को है। साथ ही महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। महाकुंभ में यह हादसा हुआ तो मानो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का। संसद के बजट सत्र के दौरान अखिलेश ने महाकुंभ पर बहस की मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि हादसे वाले दिन साधु संत स्नान के लिए मना कर रहे थे, उसे छिपाने के लिए पुष्प वर्षा की गई। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और कोई भी ऐसा शंकराचार्य साधु संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? अखिलेश यादव के इस बयान पर महाकुंभ में मौजूद साधु संत नाराज दिखे और अखिलेश यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सनातनियों में आक्रोश है कि इस तरह का झूठ भी इस कुंभ में ये लोग फैलाएंगे, ऐसी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 13 अखाड़ों ने स्नान किया, सभी संतों ने स्नान किया। अखिलेश यादव जहां प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं, वहीं साधु संत सीएम योगी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और महाकुंभ हादसे पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने कुंभ पे टिप्पणी किया, लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। और स्नान की रही बात, तो हमारे 13 अखाड़े ने सबके सब ने शाही स्नान इस महाकुंभ में किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि साधु संतों ने कोई मदद नहीं की, जिस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज अखिलेश यादव के आरोपों को निराधार करार दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है कि अखाड़ों ने स्नान नहीं किया तो बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। 2 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक सभी के 13 अखाड़ों ने स्नान किया है। इसमें सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महादेवानी के साथ में अटल पैदल जाकर के हम लोगों ने स्नान किया है। ये अगर भ्रांति फैलाई जाए तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां हादसे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं सीएम योगी इन सभी से परे आने वाले स्नान की तैयारियों के इंतजाम में जुटे हैं और सीएम योगी को साधु संतों का भी पूरा साथ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजनीति चरम पर है, सवाल भले ही खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जिसको राजनीति है करना है करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाकुंभ प्राथमिकता है, लोगों को व्यवस्था देना, इंतजाम करना प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी लगातार ध्यान भी दे रहे हैं। ऋतु इस वक्त महाकुंभ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, कल तीसरा अमृत स्नान है, तैयारियां हम देख ही रहे हैं, पिछले बार से सबक लेते हुए व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। आप तैयारी भी दिखाई और श्रद्धालु इस वक्त आपके साथ है, जरा उनसे भी बात कीजिए कि अब वो क्या देख पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है जमकर राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन इसके परे राजनीति जिसे करनी है वो करे। लेकिन तस्वीर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर जो अद्भुत छटा यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है, जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भक्तों का जमावड़ा लगातार देखते ही बन रहा है। हर एक की जबान पर हर हर गंगे महादेव के जयकारे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अब आपको विहंगमता दर्शाते हैं, महाकुंभ की भव्यता दिखाते हैं, लौकिकता दिखाते हैं। सबसे बातचीत भी करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ जो सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहा है वह
अपने पूरे श्रद्धा से सुमन अर्पित कर रहा है और यहाँ पे जो मैसेज पूरे विश्व के लिए जा रहा है कि आज जो सनातन हिंदू धर्मी है वो जाग चुका है और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत में जो काम हो रहा है वो विश्व पटल पर एक विश्वसनीय बिल्कुल पवित्र कहीं नहीं हो रहा योगी जी वाला काम। हम तो राजस्थान से जोधपुर जिले से कोषाणा ग्राम से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ योगी जी का बहुत अच्छा प्रबंध है। लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं नहीं, बिल्कुल कोई गलत है। पर भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई, फिर भी आए आप लोग? फिर भी आए ना, आस्था है ना, आस्था है, आस्था भी है और अपने मनुष्य जीवन में ऐसा प्रसंग आज मिला है, 144 साल में आज मिला है, आज ही आओ। और मैं सभी हिंदू धर्मियों को ये आह्वान करता हूँ कि 29 तारीख तक जितने हिंदू आ सके उतना दिखा दो। आप कहाँ से आए? हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये लगी कि सामाजिक समरसता का सबसे ताजा और तगड़ा उदाहरण इस महाकुंभ में देखने को। भीड़ भी तो बहुत ज्यादा है, फिर भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आनंद से सुबह से यहाँ आनंद से भ्रमण कर रहे हैं और सनातन सबसे अच्छी बात ये तो ये है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री और प्रशासन भी जो कह रहा है लगातार कि भाई अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आसपास के लोग जो पहुंच रहे हैं उन पर किसी तरह की किसी अफवाह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं और जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि बस 24 घंटे से कम का वक्त बचा है जब दिल्ली में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में इस कम वक्त में सभी पार्टियों की तैयारी है अपनी अपनी कि कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से जिताए जिससे कि दिल्ली का विकास हो सके। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और प्रधानमंत्री की बातों पर, प्रधानमंत्री जो जनता से कह रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज कैसे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आरके पुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी है और आपदा परवार किया है, ये आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आपको दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री ने आपदा बताया है। आपने 11 सालों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आज रैली की। चुनाव से पहले आप पूरी तरह से बिखर गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी ने बजट की भी तारीफ की है। चुनाव प्रचार के दौरान बजट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बजट को दिल्ली के लिए फ्रेंडली बताया है उन्होंने, और यह भी कहा है पीएम ने कि आप कांग्रेस को घोटालों पर घेरा है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर घोटालों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भी किया गया है और यह बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी लिखी गई है, कही गई है। और हमने इसके पहले देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं उसको, महिलाओं को जो फायदा मिला है उसका, उस पर भी लोगों ने विश्वास किया है, भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जीत भी हासिल हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर महिलाओं को भरोसा है और महिलाएं आधी आबादी जो बड़ा वोट बैंक मानी जाती हैं उनको लेकर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ सियासत शुरू हो गई है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं, जो बातें की हैं, उन पर पूरा भरोसा है और उसी पर आगे बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी प्रधानमंत्री के वादों और दावों पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस, आप और बीजेपी ने दिल्ली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने आरके पुरम में हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बदलने की अपील की, बल्कि केंद्र सरकार के आम बजट की भी जमकर तारीफ की। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। दिल्ली में एक तरफ चुनाव प्रचार चरम पर है तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है।
केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। कुछ नहीं, नौटंकी कर रहे हैं, फ्रॉड है, ना कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है बल्कि वो हमले भी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें कहा कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है। हैरानगी है कि उन्होंने कपूरथला हाउस जो कि पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है उसके ड्राइंग डाइनिंग में बैठकर वो वीडियो शूट करी और वो खुद जो उसमें वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है और खुद मिसयूज कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले ही आप में फूट पड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी से उनकी पार्टी के नेता ही खुश नहीं तो दिल्ली की जनता क्या खुश होगी। झाड़ू तिनके तिनके होकर के बिखर गई है और अब झाड़ू का कोई अस्तित्व नहीं है। दिल्ली की जनता झाड़ू पर झाड़ू फेरने के लिए मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी में एक बिखराव है, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी ने केवल जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करी है बल्कि अपने साथियों के साथ भी करी है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक एक विधायक उनका डिसल्यूजन होकर उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहा है। लेकिन आज जो आपने जनता में उत्साह देखा, ये कल के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो दूरदर्शी, दूरगामी, मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट का असर है। दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। दिल्ली में केजरीवाल की हैट्रिक लगेगी या बीजेपी जीत दर्ज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अगले 24 घंटे बाद दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर एक बार फिर दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सालों का सूखा यानी सालों का इंतजार भारतीय जनता पार्टी का खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसमें आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की मंशा, उनके दावों और वादों पर सवाल खड़े किए गए और यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगना है। क्या है इस कैंपेन सॉन्ग में भारतीय जनता पार्टी के? इस रिपोर्ट में देखिए। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। सुरीले ढंग से जब आप लोगों को बात कहते हैं उनके दिल में जाता है। दिल्ली में 2 दिन बाद 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बचे हुए चंद घंटों में राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं। राजधानी के चुनावी दंगल के बीच बीजेपी ने अपना चौथा कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। चौथे गाने में भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आवाज दी है। बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, 10 वर्षों की बदहाली पर प्रहार चाहिए। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। सुरीले ढंग से जब आप लोगों को बात कहते हैं उनके दिल में जाता है। तो हम जब कहते हैं कि हर महिला को 2500 समृद्धि राशि दिलाना है, हर गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज करवाना है, दिल वालों की दिल्ली को, दिल वालों की दिल्ली को, दिल्ली में अब दिल वालों की दिल्ली वाली भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी देश की तरह दिल्ली की बदहाली दूर करने का दावा कर रही है। भगवाधारी सनातनियों के जरिए राजधानी के उद्धार की बात कह रही है। सत्य सनातन के रखवाले कर्मठ भगवाधारी है, कर्मठ भगवाधारी है। साबरमती को स्वच्छ किया यमुना मैया की बारी है। बहनों को सम्मान मिला, अब दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली की तैयारी है। सफाई और पानी का अधिकार चाहिए। दिल्ली का वोट युद्ध जीतने के लिए
लिए जहां एक तरफ बीजेपी कैंपेनिंग सॉन्ग से प्रचार में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ 1 फरवरी को पेश हुए बजट को बीजेपी के पक्ष में वोट के रूप में तब्दील होने का दम भी भर रही है। करंट की तरफ पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में फैल गया। ऐसे कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा ऊपर जो जाते हैं उस क्लास को जो खुशी मोदी जी ने दी है, ये राहुल गांधी को इस समय नींद नहीं आ रही होगी, अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से पावर छीनने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 27 साल का वनवास खत्म करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता हासिल करने के लिए ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रचार तो जोरदार है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया और बता दिया कि आम आदमी पार्टी में कमियां कितनी हैं और कैसे फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से कुछ तस्वीरें आज सामने आई हैं जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दरअसल दिल्ली में आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी का पुतला बनाकर लोगों ने यहाँ पर फूंका है, नाराजगी जाहिर की और उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हमसे झूठे वादे किए हैं और यही वजह है कि वाल्मीकि समाज आज सड़कों पर उतरा हुआ है। देखिए कैसे पुतला जलाया गया है, पुतला बनाकर प्रदर्शन तो किया ही गया है, लेकिन पुतले को जलाया भी गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों में नाराजगी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी। अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां पर नारेबाजी हो रही थी और बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग बैठे वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और केवल प्रदर्शन नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार के लिए जो गाड़ियां गई थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। तो केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन आपने देखा, दिल्ली में वाल्मीकि समाज में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ये नाराजगी किस बात को लेकर थी और कैसे वहां पर प्रदर्शन किया गया है, काजल की रिपोर्ट देखिए। वाल्मीकि समाज जो है प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बीच से ये आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रही गाड़ी गुजरती है, जहां पर वाल्मीकि समाज ने इस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है, यानी इस पूरी गाड़ी को ध्वस्त कर दिया है। ये तस्वीरें करोल बाग की है, जहां पर अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो गाड़ी प्रचार करने निकली हुई थी वो उसे इस वक्त तोड़ दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ था वो तोड़ दिया है लोगों ने, यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने के लिए गाड़ी पहुंची, जहां पर वाल्मीकि समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां पर इस गाड़ी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, गाड़ी को तोड़ दिया गया है। और ये तस्वीरें जहां पर केजरीवाल के पोस्टर को, आम आदमी पार्टी के पोस्टर को पहले इस गाड़ी से जो है निकाला जाता है, उसे फाड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ पर आग लगा दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी के पोस्टर को लोगों ने आक्रोश में आकर तोड़ दिया है और इस गाड़ी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो दिल्ली में तो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट पर उपचुनाव होना है और उस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर के चुनावी अखाड़े में योगी और अखिलेश का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीट बचाने के लिए अखिलेश यादव सपा के नाम पर ताल ठोक रहे हैं। मिल्कीपुर पर लगातार घमासान जारी है, टक्कर लगातार आमने सामने की हो रही है। अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। वो इंसान और नवाब सिंह यादव जैसे कुछ कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। उससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता है, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। अयोध्या में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से हार का बदला विधानसभा उपचुनाव में लेने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम जनसभा के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं।
योगी के तर्कश के कई ऐसे तीर हैं जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भेद रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से मिल्कीपुर हार रही है, लेकिन इस बार वो हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। एक तरफ सपा सांसद ने अयोध्या में गैंगरेप की शिकार युवती की हत्या पर आंसू बहाए, तो सीएम योगी ने उसे नौटंकी करार देने में देर नहीं लगाई। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहाँ जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर में सीएम योगी भले ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही थे। भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। कुल मिलाकर योगी और अखिलेश दोनों के लिए मिल्कीपुर सम्मान की लड़ाई बन गई है। मिल्कीपुर की जीत आगे की लड़ाई के लिए बेहद अहम बनी हुई है, और यही वजह है कि बीजेपी हो या सपा, दोनों पार्टियां इस सीट पर जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की तैयारियों से लेकर दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर के उपचुनाव पर तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। Creating a world using sapphire to power change. Manufacturing semiconductors by resident Indians. India, pushing boundaries of possibility and innovating a brighter tomorrow. Semiconductors from India, now from Polymatic. हमने एमएसएमई को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इसे लघु